वाड़ी एक जमींदार घर की बेटी थी। उसके पिता गांव में अच्छा खासा एक पहचान था, नाम था। वह गांव के मुखिया भी रह चुके थे। उसके घर में बहुत वसूल थे, लेकिन उसके घर में उसके लिए वे सारे वसूल तोड़ दिए गए थे और उसकी चाहत के आगे सब कुछ भुला दिया गया था और उसे आगे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया गया था। वह शहर जाकर कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। उसके माँ बाप उसे बहुत चाहते थे। वैसे इस गांव का रिवाज था, औरतों को बहुत पर्दे में रखा जाता था और वाणी के पिता भी इस संस्कार को सर आंखों पर रखते थे। लेकिन वे अपनी बेटी के चाहत में ये सब कुछ भुला चुके थे। उनकी बेटी पढ़ना चाहती थी, इसलिए उसे संस्कार के दायरे में ही रहकर उसका कॉलेज में एडमिशन करवा दिया गया था। वह बड़े ही संस्कारी तरीके से कपड़े पहनकर वह शहर कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी। संस्कार और इज्जत के नाम पर आज जो कुछ उसके साथ हो रहा था, उसने भरे समाज में अपने बाप की पगड़ी उछालने में देर नहीं लगाई थी। बारात दरवाजे पर थी और जयमाले के रस्म के लिए उसे बुलाया जा रहा था, लेकिन वह अपना दरवाजा बंद किए अंदर बैठी रो रही थी। उसे ये शादी नहीं करनी थी। सभी घर वाले परेशान थे कि दरवाजा खोलो और अपने पिता की पगड़ी को नीलाम मत करो। उसकी माँ कल्याणी देवी भी समझा समझा कर थक चुकी थी। बेटा, तुम हम सब की इज्जत को दांव पर मत लगाओ और ये शादी कर लो। वाड़ी चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। मैं ये शादी नहीं कर सकती माँ, मैं अभी आगे पढ़ना चाहती हूँ। मैं ये शादी नहीं कर सकती। अब दरवाजे पर उसके पिता की आवाज़ भी आने लगी थी और उन्होंने एक पल की देरी किए बिना उस दरवाजे को तोड़कर वाणी तक पहुँच चुके थे। कल्याणी देवी डर की वजह से कांप रही थी। पिता को जब बेटी के तरफ बढ़ते देखा, जो घूंघट हटाए पिता को चाहत भरी निगाहों से देख रही थी और रो रही थी। बाप ने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया था। वह चकरा कर जमीन पर गिर चुकी थी। बाप का मारा गया थप्पड़ बहुत जोर का था। वह पिता जिसने आज तक कभी उस पर उंगली भी नहीं उठाई थी, आज थप्पड़ भी मारा तो बहुत जोर का था। विहान साहब क्या कर रहे हैं? बेटी है, आज शादी है उसकी। वह तड़प कर पति का हाथ रोक चुकी थी, जो फिर से उसे मारने जा रहे थे और आगे बढ़े थे। शादी नहीं, बर्बादी। आज सबके सामने इसने हमारी इज्जत को खाक में मिला दी है। यह हमारी बेटी कैसे हो सकती है? इसे मैं आज जान से मार दूंगा। वह फिर गुस्से से आगे बढ़े। कल्याणी देवी ने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका। आपको भगवान की कसम है, रुक जाइए, मैं समझा देती हूँ अपनी बेटी को। कल्याणी देवी ने आंसू पोंछते उनका हाथ रोका और पलटकर अपनी बेटी की तरफ बढ़ी। उसको जमीन से उठाया। काश कि ये समझ पाती, आज इस तरह हमारा सर ना झुका होता। अपनी घटिया हरकत के बाद भी उसको सुकून नहीं मिल रहा, जो आज ये हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने लगी है। वे गुस्सा पीते चिल्लाकर बोले जा रहे थे कि उसी वक्त दरवाजा बजा। वे पलटकर दरवाजे को देखने लगे। मेरे आने तक इसे तैयार करो। किसी तरह की फिर से बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, वरना मेरी बंदूक होगी और उसका सर होगा। वह गुस्से में बोलते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गए। वाणी हिचकियों से रो रही थी। मम्मी, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मुझे बदनाम किया जा रहा था। पापा क्यों नहीं सुन रहे मेरी बात? क्या उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं? मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। वह सारी तस्वीर झूठी थी। कल्याणी देवी के पल्लू में मुंह छुपाए वह ये सब बातें बोल बोल कर फूट फूट कर रो दी। वाणी, जो बीत गया है उसे दोबारा मत दोहराओ और शादी के लिए हाँ बोल दो बच्ची, वरना पापा के गुस्से से तुम कभी नहीं बच सकती हो। उनका तुमने हमेशा एक अलग ही रूप देखा है, पर मैं जानती हूँ वो बहुत ज्यादा गुस्से वाले इंसान हैं। इसलिए बेटा, जब बात इज्जत पर आ जाए तो यहाँ बंदूकें निकल जाती हैं। यहाँ इज्जतों से बढ़कर जाने नहीं बेटा। इसलिए मेरी बात मान जाओ और इस शादी से मना मत करो। माँ, मुझे अभी पढ़ना है, कुछ बनना है। अभी तो कॉलेज में एडमिशन लिया था। माँ, मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। वह रोए जा रही थी। तुम्हारी जिंदगी रही तो सपने पूरे होंगे ना। तुम्हारे पापा ने एक बार जो फैसला कर लिया, वो उस फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। दरवाजा खुलने की आवाज़ पर कल्याणी देवी ने वाणी को बैठाते हुए उसे अच्छी तरह से घूंघट उड़ा दिया। उसने माँ का हाथ जोर से थाम लिया था और उसे ले जाकर उस मंडप में बिठा दिया गया था। पंडित जी ने शादी के कार्यक्रम शुरू कर दिए थे। हवन जल चुका था। सभी लोग वहां बैठे हुए थे और उसकी शादी उस मंडप में हो रही थी। वाणी चुपचाप गर्दन झुकाए अंदर ही सिसकी ले रही थी, पर उसमें बोलने की हिम्मत नहीं थी। वह अपने पिता के आगे लाचार हो गई थी और उस मंडप में मरे मरे कदमों से अनिरुद्ध के साथ फेरे ले रही थी। अनिरुद्ध का व्यक्तित्व बहुत अलग था। वहाँ सारा गांव जानता था अनिरुद्ध जिस गांव में रहते थे, उनके गांव में उनका बहुत मान सम्मान था। उनके पास भी बहुत जमीनें थी। वह उस जिला के अधिकारी भी रह चुके थे। एक ऐसे आदमी के नाम से ये जुड़ गई थी जिससे पूरा इलाका कांपता था, और वह था अनिरुद्ध।
शादी के बाद शादी संपन्न होने के बाद सभी अपने अपने घर को जा रहे थे। कल्याणी देवी ने बेटी को अपने गले से लगाया तो वह फूट फूट कर रो दी। अब वाणी के अंदर एक डर पनपने लगा था। अनिरुद्ध ने अपने पिता से कहा भी था कि वह जिस मर्जी से उसकी शादी करवा दे वो तैयार है, लेकिन अनिरुद्ध से वह शादी नहीं करना चाहती थी। पूरे इलाके में अपने गुस्से और अपनी दहशत से वह मशहूर था। हर कोई उससे डर खाता था। ऐसे में वाणी को उस जैसे इंसान से नफरत महसूस होती थी जो लोगों पर हुक्म चलाता था, लोगों को डराए रखता था। वही आदमी उसकी जिंदगी में लिख दिया गया था। अपने किस्मतों से वह लड़ ना सकी और एक गलती की वजह से अनिरुद्ध को उसके किस्मत में लिख दिया गया, और एक ऐसी गलती जो उसने कभी की ही नहीं थी। लेकिन उसके पास खुद को सच्चा साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं था। यहाँ तक कि पिता ने भी उस पर विश्वास न किया था। किसी और ने क्या ही करना था। माँ बाप के आशीर्वाद के तले वह घर से विदा हो गई थी। अनिरुद्ध के साथ उस घर में दाखिल हुई। अनिरुद्ध का घर इस घर से जितना ही बड़ा था। इसका बनावट बहुत ही खूबसूरत था। ये बहुत बड़ी हवेली थी, लेकिन यहाँ वाणी को अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। वह जानती थी कि उसे अब सारी जिंदगी इस हवेली में ही घुट घुट कर जीना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की औरतों को बाहर निकलने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं दी जाती थी। खुद को 7 पर्दों में ढक कर रखना पड़ता था और यहाँ की औरतों पर बहुत सारे नियम कानून बने थे। लेकिन यहाँ उसके पापा ने कभी उस पर सख्ती नहीं की थी। वे अपनी बेटी वाणी के लिए हर वसूल रीति रिवाज तोड़ते चले गए थे। यही वजह थी कि इस शहर के कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। लेकिन ये सब वाणी के लिए एक टूटा हुआ सपना साबित हुआ था। वह पढ़ना तो चाहती थी, लेकिन जो कुछ उसके साथ हुआ था उसके बाद अब वो जानती थी कि उसे किसी ने भी आगे पढ़ने नहीं देना। वह 19 साल की थी। वह सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी। वाणी उस वक्त अपने से 8 साल बड़े अनिरुद्ध की सेज सजाकर बैठी थी। वह अनिरुद्ध जिससे पूरा गांव ही डर खाता था, आज एक ऐसी लड़की को ब्याह कर अपने साथ ले आया था जिसके किरदार पर बात आ गई थी। लेकिन ये बात अभी इतनी बाहर नहीं आई थी। इससे पहले कि ये बात फैलती, विहान साहब ने बड़ी ही चालाकी और होशियारी के साथ बेटी की इज्जत को बचाने के लिए अपने दोस्त सुदर्शन के बेटे अनिरुद्ध से अपने बेटी का रिश्ता तय कर दिया था। और दोस्त सुदर्शन जैसा हो तो किस्मत भी उस पर नाज करने लग जाती है। बेटे का बचपन का रिश्ता खत्म करके बेटी की शादी अपने दोस्त की बेटी वाणी से करवा दी। इस बात पर अनिरुद्ध ने घर में बात जरूरी की थी, लेकिन पिता के फैसले को वह हर हाल में निभाना चाहता था। कोई भी अनिरुद्ध के फैसले के खिलाफ नहीं जाता था, और इस सब की वजह उनका बेटा अनिरुद्ध ही था, जो पिता की इतनी इज्जत करता था। उनके लिए जान भी दे सकता था और जान ले भी सकता था। इस वक्त अनिरुद्ध हवेली में ढोल बाजों से खुशियां मनाई जा रही थी। इस परिवार का अनिरुद्ध इकलौता वारिस था और अनिरुद्ध की शादी थी। बारात तो बहुत ही सादगी से ले गए थे, लेकिन अपनी हवेली में आते ही आतिशबाजियां और हवाई फायरिंग शुरू हो गई थी। वह अपनी ताकत को दिखाना चाहते थे। अनिरुद्ध के परिवार का खास बेटा था। वह दुल्हन बनी जेवरात से लदी पूरा घूंघट निकाले बड़ी मुश्किल से अपने कदम हवेली में रखते आगे बढ़ रही थी, जो देखने में तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वाणी के लिए ये सिर्फ एक कैद खाना था। अनारकली को तो दीवार में चुनवा दिया गया था, पर इसे इस हवेली में लाकर कैद कर दिया गया था। बड़े से हॉल से कमरे में उसे ले जाते बिठा दिया गया था। खानदानी कामदार खूबसूरत से शॉल को हटाकर उसे दादी के पास बिठाया गया था। अब इस परिवार की रस्म हो रही थी। हर कोई घर आए दुल्हन का घूंघट उलट कर देखती थी। उसे मिठाई या केक खिलाकर पीछे हट जाती थी। जो भी उसे देखता उस कमसिन दुल्हन की तारीफ किए बिना नहीं जाता था। एक लड़की जो उस मुंह दिखाई के रस्म में आई थी, वह 23 साल की दिव्या थी। वह अपने आंखों में आंसू लिए आगे बढ़ रही थी। वह सादगी में बिना मेकअप के उसका चेहरा कमाल का ही लग रहा था। काली सिफोन की साड़ी में वो कोई और नहीं, अनिरुद्ध की बचपन की मंगेतर थी। उसके साथ हुए मंगनी को खत्म करके दूसरे परिवार की बेटी को हवेली की बहू बनाकर लाया गया था, और उसे तो बचपन से कह दिया गया कि अनिरुद्ध ही उसके जिस्म और हुस्न का मालिक है। आज किस तरह उसे अपना दामन छुड़ाकर दूर हो गया था कि पता भी न चला। दिव्या ने वाणी का जरा सा घूंघट हटाकर उसका चेहरा देखा तो एक पल को जख्मी सी मुस्कुराई थी। वह बहुत खूबसूरत थी। उसकी भी खूबसूरती में कोई जवाब नहीं था। एक बार जो भी देखता वह बार बार देखने की चाहत जरूर करता। अनिरुद्ध, तुम्हें इस खूबसूरत हसीना को तो 7 पर्दों में छुपाकर रखना पड़ेगा। उसके मुंह में मिठाई का छोटा सा टुकड़ा डालते उस छोटी सी छुई मुई लड़की की आंखों में आंसू देखकर वह बिल्कुल हैरान थी। ये लड़की आंसू क्यों बहा रही है? इसको तो अनिरुद्ध जैसा जवान खूबसूरत आदमी मिल गया है।
उसके चेहरे पर तो खुशी की लहर होनी चाहिए, फिर ये आंसू। दिव्या ने उसके गाल से आंसू अपनी उंगली से उठाया तो वाणी ने एक नज़र उसे देखा। वह खूबसूरत ब्लू आंखों वाली दिव्या के दिल में उन आंखों के लिए अजीब सी जलन पैदा हुई थी। उसकी आंखें बेहद खूबसूरत थी। दिव्या, बस करो, तुम्हारा रस्म हो गया तो जाओ, क्यों नज़र लगा रही हो हमारी बहू को, दादी ने उसका मजाक बनाते कहा, जबकि दिव्या चुप करके पीछे हट गई। थोड़ी देर के बाद वाणी को अनिरुद्ध के बड़े से कमरे में पहुंचा दिया गया था। वह दिल थामे गोल जहाज जैसे बिस्तर पर अपना लहंगा संभालते बैठी थी। यहाँ रिश्तेदार में आई लड़की ने उसकी खूब तारीफ की। उसके आंखों को देखा जिसमें आंसू से उसके मेकअप खराब हो चुके थे। वहाँ दोबारा से हल्का सा मेकअप का टचिंग दे दिया। भाभी, आप बहुत ही प्यारी है, लेकिन प्लीज अब नहीं रोना, वरना आंखों का मेकअप खराब हो जाना है। वह जैसे उससे विनती कर रही थी। वाणी ने अपने आंसू टिश्यू पेपर से पोंछे। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसकी बलि दी जा रही हो, और बलि देने से पहले उसे सजाया संवारा भी तो जाता है। वाणी के दिल में एक टीस सी उठी थी। अच्छा, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? मैं नौकरानी से कहकर मंगवा देती हूँ, वह लड़की मेकअप का सामान उठाते जल्दी से बोली। वाणी को अपने गले में कांटे चुभते हुए महसूस हो रहे थे। उसने कहा, मुझे पानी चाहिए, मेरा गला सूख रहा है। जी, अभी मंगवा देती हूँ। आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो यहाँ बेल लगी हुई है, उसे बजा देना, नौकरानी आ जाएगी और यहाँ पर सब कुछ आपके लिए मिल जाएगा, ऑर्डर भी कर सकती हो। वो मुस्कुराई थी। वैसे अनिरुद्ध भैया को ये सब खूबसूरती और मेकअप बहुत अच्छा लगता है। अभी और ज़्यादा अनिरुद्ध भैया के बारे में आपको खुद ही पता चल जाएगा तो आप हैरान रह जाएंगी। वह बात करते हुए टेलीफोन से नौकरानी को जूस का और खाने का बोल चुकी थी। वाणी को उस लड़की की बातें बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन उस वक्त उसका दिल एक और डर में पड़ा हुआ था। अनिरुद्ध की कैद का डर। नौकरानी पानी ले आई तो उस लड़की ने वाणी के तरफ पानी का गिलास बढ़ाया, जिसे वाणी ने होठों से लगाते अपना गला गीला किया था। अच्छा भाभी, अब आप रेस्ट करो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मैं फिर बता रही हूँ, यहाँ सब कुछ मौजूद है, सिर्फ बेल बजानी है, ठीक है? वो मुस्कुराते हुए कहती बाहर निकल गई। वाणी ने एक बार पूरे घर को निगाह घुमाकर देखा था। यहाँ सब कुछ बहुत प्यारा था। वह कोई आम कमरा तो नहीं लग रहा था। वाणी को वह एक राजकुमार का ही कमरा लग रहा था, जो ब्लैक और वाइट कलर से खूबसूरत डिजाइन से उसे सजाया गया था। और उसकी खूबसूरती से अनिरुद्ध के व्यक्तित्व और ताकत का पता लगाया जा सकता था। कमरे का डिजाइन और छत का डिजाइन बहुत ही खूबसूरत था और डिसेंट था। कमरे के बीच में एक बड़ा सा झूमर था। झूमर का डिजाइन बेहद खूबसूरत था। उस कमरे के बीचों बीच नरम और खूबसूरत तकिया रखे गए थे। एक तरफ बड़ी खिड़कियां थी, जिसे बाहर का मंजर साफ दिखता था। उनके पर्दे काले रंग में थे, जो कमरे के अंदर के माहौल को और ज्यादा खूबसूरत बनाता था। वाणी का दिल बुरी तरह से धड़का। फर्श पर महंगा कारपेट था। ड्रेसिंग टेबल की जगह पर अलग अलग महंगे परफ्यूम रखे गए थे। उसके पास ही एक चेयर रखी गई थी। कमरे के छत पर एक शानदार चमकता झूमर लटक रहा था, जो कमरे को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। ऐसा लगता था ये डिज़ाइन यहाँ के कारीगर बना ही नहीं सकते, और बहुत ही खूबसूरत महसूस होता था, जो अपने परिवार का इकलौता वारिस होने के बदौलत उसे सबसे अलग बनाता था। वह काफ़ी देर यूं ही बेड से टेक लगाकर बैठी रही। धीरे धीरे अनिरुद्ध का डर उसके दिमाग से निकलता जा रहा था। जो भी था, उसके पिता ने कुछ सोच समझ कर ही अनिरुद्ध से उसकी शादी की होगी। जरूर ये उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ऐसा वह सोच रही थी। दरवाज़ा जैसे ही खुला, वह सीधे होते अपना घूंघट वापस चेहरे पर डाल गई। अनिरुद्ध ने कमरे में दाखिल होते ही दरवाजे को लॉक लगाया। उस वक्त उसका दिमाग धीरे धीरे डर में फिर से चला गया। एक तो ये जबरदस्ती की शादी, ऊपर से दिव्या ने अच्छा खासा उसका दिमाग घुमाया था। कमरे में आते बिस्तर के बीचों बीच घूंघट निकालकर बैठी दुल्हन उसकी धर्मपत्नी थी। अनिरुद्ध खुद भी बहुत हैंडसम था। वह जब वाणी के कमरे में आ रहा था, रास्ते में उसे दिव्या मिली थी। तुमने दिव्या जैसी मोहब्बत करने वाली लड़की को छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारी पत्नी वाणी का करैक्टर मैंने सुना है ठीक नहीं। खबरदार, जो अनिरुद्ध की पत्नी के बारे में एक भी गलत शब्द कहा तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। मैं बहुत गुस्से की हालत में उसका गला दबाते बोला। दिव्या को लगा कि वह अब सांस नहीं ले पाएगी, लेकिन खुद पर सब्र करते अनिरुद्ध ने उसका गला छोड़ दिया था। वह खांसती हुई बाहर के दरवाजे से जा लगी। आइंदा जुबान को लगाम देकर बात करना। अपने इस छोटे से दिमाग में बैठा लो कि अनिरुद्ध की पत्नी के बारे में तुम्हें सोच समझकर बोलना होगा, समझी तुम? वह अपने माथे पर आए बालों को सीधा करते अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। दिल में एक पल को जज्बात जागे थे, लेकिन कुछ पल पहले कहे गए दिव्या के शब्द
उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बरस रहे थे। वह तो बेड की तरफ जाने के बजाय सोफे की तरफ बढ़ गया। शेरवानी उतारकर एक तरफ रखकर अपनी कमीज के ऊपर बटन खोलने लगा। वह अब टांग पर टांग जमाए सोफे पर बैठा सामने अपनी दुल्हन को देखने लगा। घूंघट हटाओ, वह बहुत ही गुस्से में बोला था। एक पल वाणी का दिल सिकुड़कर गले में आ गया। उस आदमी की कड़कदार आवाज पर वाणी थरथर कांपने लगी थी। सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? हटाओ अपना घूंघट। अब की बार अनिरुद्ध ऊंची आवाज में दहाड़ा तो अगले ही पल वाणी ने अपना घूंघट उलट दिया। एक पल को अनिरुद्ध तो बिल्कुल सुन ही रह गया था। इतना खूबसूरत और मासूम सा हुस्न देखकर उसकी एक हार्ट बीट मिस हुई थी। उसकी पलकें झुकी हुई थी। उसकी गहरी भूरे रंग की आंखें देखकर शायद उसी में गुम हो जाता। यहाँ आओ। अब की बार आवाज धीमी थी, लेकिन बड़े ही घमंड में उसके शब्द निकल रहे थे। वाणी धीरे से उठती हुई उसके पास आ गई, जबकि उसका सर अभी भी झुका हुआ था। जूते उतारो मेरे। वह सिगरेट निकालकर उसको जलाते अपने होंठ पर रखते अगला हुक्म सुना गया। अब की बार वाणी ने अपनी पलकें उठाती। उन पलकों की उठने की देरी थी कि अनिरुद्ध अपना दिल हार गया था। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी। वह खूबसूरती का तूफान थी। वाणी को अनिरुद्ध की आंखों में गुस्सा दिखाई दिया था, जिससे वह डरती जल्दी नीचे बैठी थी। उसके पांव को छूती उसके शेरवानी के कामदार जूते को निकालना चाहा तो अनिरुद्ध ने जल्दी से अपने पांव पीछे खींच लिए। वह बहुत मासूम थी। उसके चेहरे पर उसकी आंखों में बहुत ही मासूमियत झलक रही थी। तो क्या वह तस्वीर जिनका चर्चा अनिरुद्ध ने होने से रोका था, अब झूठी साबित हो रही थी? उसके पांव पीछे हटाने पर उसने फिर से अनिरुद्ध की तरफ पलकें उठाकर देखा। यहाँ ऊपर बैठो। अनिरुद्ध ने उसके अपने पास सोफे पर ही बिठाया। वह डरते डरते उसके पास एक तरफ टिक गई। अनिरुद्ध ने सिगरेट का एक और धुआं छोड़ते उसकी तरफ गहरी निगाहों से देखा। 19 साल की हो? पहला सवाल पूछा गया था। वाणी ने हाँ में सिर हिलाया। अब जो भी मैं पूछूंगा मुझे उसका जवाब तुम्हारे जुबान से चाहिए। जिन तस्वीरों का चर्चा हुआ था उन तस्वीरों के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? वह सिगरेट को ट्रे में मसलते हुए अब उसकी तरफ मुड़ गया। वह झूठी तस्वीर थी, आधी अधूरी बात नहीं। मुझे पूरी बात पता करनी है और सारी बात तुम बताओगी, अनिरुद्ध ने गुस्से में कहा। तो वाणी ने अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछा। पापा ने मेरे अच्छे नंबर आने पर मुझे कॉलेज में एडमिशन दिलवाया था। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। मेरी इच्छा की वजह से उन्होंने मुझे बिल्कुल रीति रिवाज और उस गांव के संस्कार से बिल्कुल अलग मेडिकल में एडमिशन दिलवाया था, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन सकी। वो मेनका कहते अचानक से एक पल के लिए दिमाग में उसको अपनी दोस्त का ख्याल आने लगा था। कौन मेनका? बोलो। अनिरुद्ध ने उसे हौसला दिया। अनिरुद्ध का नरम शब्द महसूस करते वाणी ने और ज्यादा बोलने की ठान ली। मेनका मेरी कॉलेज की दोस्त है। उसने मेरी तस्वीर खींची थी, लेकिन उसमें मैं और थी और उसकी बर्थडे पार्टी की थी वह तस्वीर भी, और उसने अपने मोबाइल में मेरी और खुद की तस्वीर खींची। तो मुझे नहीं पता था कि वह तस्वीरों के साथ क्या करने वाली है। उसने मेरी तस्वीर किसी और लड़के के साथ जोड़ दिया था। वह मैं नहीं हूँ, वो मेरी तस्वीर नहीं है, वह झूठी तस्वीर है। मेरे पापा ने मेरा विश्वास नहीं किया। वाणी सारी बात बताते हिचकियों से रो पड़ी थी। अनिरुद्ध को शिकायत लगा रही थी। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, बहुत जोर का थप्पड़ मारा था। मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे पापा ने मुझ पर कभी उंगली भी ना उठाई थी, और आज उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था। मेरी पढ़ाई बंद करवा दी। अब मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगी। मेरी शादी करवा दी। पापा ने कहा कि वह अनिरुद्ध बहुत गुस्से वाला है, वह तुम्हें वही सीधा करेगा। जो भी मैंने किया है उसकी सजा तो अनिरुद्ध देगा। मैं कसम खाती हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे नहीं पता ये सब कुछ मेनका ने क्यों किया। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। अब की बार वह अनिरुद्ध के आगे अपने हाथ जोड़ गई। अनिरुद्ध उसके नाजुक हाथों को देखते हुए होश की दुनिया में वापस आया था। उसके हाथ नीचे कर दिए। ठीक है, मैं खुद पता लगा लूंगा सच और झूठ का। अनिरुद्ध अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके पीछे वह भी उठ खड़ी हुई। उसने अपने होंठ काटते उसे समझ नहीं आई उसने क्यों अनिरुद्ध के आगे अपने दिल की फीलिंग खोल दी थी। एक नज़र मुड़कर अनिरुद्ध ने वाणी की तरफ देखा। चेंज करना चाहती हो तो कर लो, वाणी को कहते हुए खुद ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया, जबकि वाणी ने भगवान का धन्यवाद कहते सबसे पहले अपने दुपट्टे को अलग उठाकर रखा। सच में वो बहुत भारी था, बड़ी मुश्किल से उसे उतार पाई थी। फिर अपने गले में पहने खूबसूरत हीरो का चोकर उतारकर, जिनके पहनने से उसका गला हल्का हल्का सा लाल पड़ गया था, गले में पहना नौलखा हार भी उसने उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रखा। बारी बारी सारे जेवर उतारे थे। अब की बार उसने अपना डीप गले वाला अजीब सा लहंगे का ब्लाउज, जो जेवर पहनने से
छुप गया था, लेकिन अब पूरा उसके जिस्म को दिखा रहा था। गला पीछे करके खींचती तो फिर वापस आगे की तरफ झुक जाता था। हे भगवान, ये कैसा लहंगा था और कैसा ब्लाउज है। उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आया, ये कितना बुरा सा लग रहा है। इस ब्लाउज से मेरा सारा जिस्म दिख रहा है, कुछ भी तो नहीं छुपा। मैं बार बार गला पीछे कर रही थी ताकि उस ब्लाउज से उसके आगे का हिस्सा ना दिखे, लेकिन फिर भी वो अपने जिस्म को उस ब्लाउज में छुपा नहीं पा रही थी। ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुलते ही अनिरुद्ध रूम में आया तो उसको अपने लहंगे के साथ उलझे देखकर अजीब सुन हुआ था। किसी आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। एक ऐसा आग जो अनिरुद्ध के अंदर फटने को तैयार बैठा था, वह जल चुका था। अनिरुद्ध उस रूप को देखकर मर मिटा था। धीरे धीरे सामने खड़े जिस्म में घुल रहा था, अपने आप को उसमें घुलता हुआ महसूस कर रहा था। एकदम से वाड़ी की नज़र अनिरुद्ध पर पड़ी तो वो बिल्कुल सुन खड़ी रह गई। उसके दिल की धड़कनें बड़ी तेज चल पड़ी थी। अनिरुद्ध की नज़रों में छुपी दास्तां पढ़ना बड़ा मुश्किल था। एकदम होश में आते वाड़ी ड्रेसिंग टेबल पर पड़े दुपट्टा को उठाकर खुद पर ओढ़ लिया। उसकी पलकें फिर से कांपने लगी थी। अनिरुद्ध को उसकी ये अदा बिल्कुल भी न भाई। जब वो उसकी थी सर से पैर तक तो उसको छुपाने की क्या ज़रूरत थी। फिर वो कैसे वह खुद को उससे छुपा सकती थी। अनिरुद्ध उसके पास जाते, उसके कमर में हाथ डालते, उसे खींचते अपने सीने से लगा लिया था। उसकी धड़कनों में एक हलचल सी मच गई थी। वह डरी सहमी नज़रों से अनिरुद्ध को देखती। उसकी आंखें आंसुओं से भीग रही थी। उसकी भीगी आंखों में विनतियाँ छुपी हुई थी। वो अच्छे से समझ रहा था, लेकिन उसका अपने आप को रोकने का कोई इरादा भी नहीं था। वह पूरा जवान मर्द था, उसके अंदर जज्बात की आग लगी थी और वह उसकी धर्मपत्नी थी, तो भला ये कैसे मुमकिन था। वो पूरा उसके लिए सजी हुई थी। वह कैसे उसे छोड़ देता। अपने साथ लगाए वह उसे पीछे की तरफ ले जाता, बेड पर लिटाया था। वह जो उसके सहारे खड़ी थी, एकदम उसके छोड़ने पर बिस्तर पर जा गिरी थी। वह उसका दुपट्टा एक तरफ को करता उसको फिर से पूरा देख चुका था। अनिरुद्ध का दिल 120 की रफ्तार में धड़क रहा था। उसके ऊपर झुकता, उसके हाथों में अपने हथेलियों को फंसाते उसका चेहरा निहारने लगा। प्लीज आप मेरे पास ना आओ, अब वाणी ने ठहरे हुए शब्दों में अपने होठों से कहे थे। अनिरुद्ध के सीने पर अपने हाथों से दबाव डालते पीछे हटाना चाह रही थी। अनिरुद्ध ने सख्ती से अपने होठों को भींचकर उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ में पकड़ते उसका सर ऊपर तकिया पर रखते होठों पर झुका था। तुम मुझे अपने पास आने से कैसे रोक सकती हो। मेरी पत्नी हो, मेरी धर्म पत्नी हो, मैं तुम पर पूरा अधिकार रखता हूँ। मुझे खुद से दूर झटकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वह ठंडे शब्दों में बिना पलक झपकाए गुर्राया था। मुझे डर लग रहा है। वाणी के आंसू बहते आंखों के कोने से बिस्तर पर गिर पड़े थे। डरना भी चाहिए। उसके डीप गले से उसका झांकता हुआ ब्यूटी बोन देखता पल में बहता जा रहा था। धीरे से उसकी ब्यूटी बोन पर हाथ रखते वाणी का सांस सीने में ही अटके जा रहा था। आज पहली बार वह किसी आदमी के प्यार को इतने करीब से महसूस कर रही थी। ये मर्द जो उसका पति था वह सच में सही कह रहा था। मुझे ब्याह कर इसलिए तो नहीं लाया था कि मुझे कमरे में सजा कर रख लेता। अपनी धर्मपत्नी से अपने प्यार की भूख तो मिटाता ही उसने इतना रोना क्यों डाला हुआ था। इस मातम की वजह उसे बराबर आंसू बहाते देख ऊपर होता गुस्से से पूछने लगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वाणी ने बेबसी से आंसू बहाते कहा। एक पल को अनिरुद्ध उसे घूरता पीछे हट गया था। सिर्फ उसके चूमने को ही बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आगे तो बहुत कुछ होना था। वह कैसे ये सब सह लेती। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अनिरुद्ध अपना मुंह फेर कर उसके पूरे जिस्म पर एक निगाह डाली। वह सच में डरी सहमी हुई थी। अनिरुद्ध ने उसे कलाई से थामे खींचते खड़ा किया। क्यों इस खूबसूरत सुहाग रात में ये रोना धोना मातम मना रही हो। लो, छोड़ दिया तुम्हें, कुछ नहीं कर रहा। अनिरुद्ध ने अपने जज्बात पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया था। वह जो जलते हुए उससे कहा और खुद फिर से सिगरेट लाइटर लेकर बालकनी की तरफ बढ़ गया। वाणी ने भगवान का धन्यवाद करते ड्रेसिंग टेबल पर जाते लहंगा खोलना चाहा, लेकिन उसके ब्लाउज की जिप अटक गई थी। वह जितना जोर लगा रही थी उतना ही वह अटके जा रही थी। काफी देर जोर आजमाई के बाद वह थक हार कर आईने के सामने खड़ी खुद पर नजर गाड़े खड़ी थी। हे भगवान, इन लड़कियों की किस्मत कितनी बेकार होती है। वह एक हिचकी भर गई, जबकि ये तक नहीं जानती थी कि अनिरुद्ध की शक्ल में उसे एक खूबसूरत जीवन साथी मिला था, जो न सिर्फ खुद खूबसूरत था बल्कि उसका दिल भी बहुत खूबसूरत था। पर यह तो वाणी को वक्त आने पर ही पता चलना था। अभी तो वह डॉक्टर की पढ़ाई न कर पाने का गम मना रही थी। वह अब और ज्यादा ब्लाउज के जिप के साथ झगड़ा नहीं कर सकती थी, इसलिए उसी हाल में चुप से बाहर आ गई। अनिरुद्ध कमरे में चक्कर लगा रहा था। वह न जाने कितने सिगरेट उसने आज फूंक डाली थी। ड्रेस क्यों नहीं चेंज किया।
अनिरुद्ध ने माथे पर बल डाले पूछा। वो मैं ठीक हूँ इसी कपड़े में, वाणी बताते बताते फिर चुप हो गई। वाणी जाओ जाकर चेंज करो जल्दी, अब की बार। अनिरुद्ध का सब थोड़ा गुस्से में हुआ था। वाणी ने रोनी सी शकल बनाते उसके तरफ देखा। वह ब्लाउज की जिप अटक गई है, नहीं खुल रही। टेलीफोन से नौकरानी को बुला दो प्लीज। अब की बार वह सच बता गई। अनिरुद्ध ने सिगरेट ट्रे में मसला और उसके तरफ जाते उसका दुपट्टा उतार कर एक तरफ रखते उसके कमर की तरफ आते उसकी जिप को नीचे की तरफ खींच गया, लेकिन वह सच में ही अटकी हुई थी। एक बार, दो बार, फिर कितनी बार कोशिश करता रहा, वह खुल ही नहीं रही थी। दूसरी तरफ वाणी का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को मचल रहा था। जब अनिरुद्ध को वह जिप खुलती हुई दिखाई न दी तो जोर लगाते हुए उसकी जिप खींच कर नीचे लाते हुए तोड़ गया था। एकदम से ब्लाउज सरक कर उसके कंधों से नीचे खिसक गया। वाणी ने जल्दी से अपने आगे हाथ रख लिए। धड़कते दिल से वह इस पोजीशन में ड्रेसिंग रूम की तरफ भागी थी। अनिरुद्ध उसकी खूबसूरत दूधिया कमर और उसके गोल मटोल ठोस ब्यूटी बोन देखता गहरा सांस भर गया। अपने बालों में हाथ चलाते वह सर झटकते बिस्तर पर आया। अनिरुद्ध के जज्बात में आग उबल रहे थे। इधर दिव्या अनिरुद्ध के गुस्से से डरती हुई अपनी गर्दन को टच करती आगे बढ़ी थी कि अचानक किसी ने उसे जोर से अपनी तरफ खींचा था। वह सीधा दीवार के साथ जा समाई थी। उस आदमी ने उसके जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। ये क्या बदतमीजी है। वह उसके हाथ अपने हाथ से खींचती घूर कर देखती बोली, तुम्हारे मंगेतर ने तुम्हें छोड़ दिया है, अब तो तुम्हें मेरी तरफ आना ही पड़ेगा। तुम्हें मेरी मोहब्बत को अब अपना लेना चाहिए। वह गंभीर शब्दों में बोल रहा था। तुम दुनिया के आखिरी इंसान भी हुए तो भी मैं दिव्या तुमसे शादी नहीं करेगी, समझे तुम। दिव्या ने गुस्से से खुद को छुड़वाया। अब किस राजकुमार का इंतजार करोगी जो आकर तुम्हें अपनाएगा। यर्थार्थ ने गुस्से से भरी शब्दों में उसे ताना मारा तो वह जलते हुए वापस मुड़ी। कोई राजकुमार आए ना आए, तुम जैसे यर्थार्थ से कभी शादी नहीं करूंगी। वह पलटकर उसके सीने पर उंगलियों से वार्निंग करती बोली थी, जितना मर्जी भाग लो, तुम्हारे किस्मत में मैं ही यर्थार्थ हूँ। बोलते बाहर की तरफ आया। किसी के कदमों की चाप उसे सुनाई दी तो दिव्या एकदम बौखला गई। दूर हटो मुझसे, वह वहां से जाने लगी थी, जबकि यर्थार्थ वहां छलावे की तरह गायब हुआ था। दिव्या यही अनिरुद्ध के पड़ोस में रहती थी। उसके माँ के मृत्यु के बाद वह उनके हवेली के सामने ही रहती थी। अनिरुद्ध के पिता सुदर्शन उस बच्ची को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उसका बचपन में ही अपने बेटे के साथ रिश्ता तय कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ उनकी एक बहन थी, विधवा होकर यहीं वापस लौट आई थी। उनका ही बेटा यर्थार्थ था, जो दिव्या को दिल ही दिल में पसंद करने लगा था। लेकिन जब तक वह अनिरुद्ध के नाम से जुड़ रही थी वह चुप था। लेकिन अब जबकि दिव्या का रिश्ता खत्म हो गया था तो उसे ये भगवान का चमत्कार ही लगा था। अब वो किसी कीमत पर भी दिव्या को खोना नहीं चाहता था। यही वजह थी कि वह उसके मना करने के बाद भी उसके पीछे चला आता था, क्योंकि उसे वो मोहब्बत करता था और अब कुछ ज़्यादा ही चाहने लगा था। लेकिन दिव्या उसकी मोहब्बत को ठुकरा रही थी, क्योंकि अनिरुद्ध ही उसके लिए सब कुछ था, जो आज भगवान ने उसकी किस्मत से अलग कर दिया था। इसका अगला भाग बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है, तो इसे मिस ना करें। क्या अनिरुद्ध और वाणी के बीच शारीरिक संबंध हो पाएगा या नहीं? दिव्या यर्थार्थ को मिल पाएगी या नहीं? और क्या थी आखिर उस तस्वीर की सच्चाई? इसका अगला भाग बहुत ही दिलचस्प रहने वाली है, तो मिस ना करें। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।